मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय और आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आज के वीडियो में मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ और वो है परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि अपन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, 1930 का जो एक्ट है उसी में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, टॉपिक कवर कर चुकी हूँ और जो रह गए हैं उन्हीं को आगे बढ़ा रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, उसकी भी परफॉर्मेंस देखा गया था कि किस तरह से दोनों पार्टी अपनी अपनी ड्यूटीज और प्रॉमिसेस को फुलफिल करती हैं, तब हम मानते हैं कि ये परफॉर्म हुआ है। ऐसे ही सेल कॉन्ट्रैक्ट में भी देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से होता है और इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम इसे कहते हैं कि सेल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया है। तो जरा बात करते हैं सबसे पहले कौन से सेक्शन में कवर किया गया है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 31 में इसको कवर किया गया है। अब 31 जो सेक्शन है वो कहता क्या है, वो ये कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स and of buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract of sale। ये कहता है सेल कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स हैं यानी शर्तें हैं उसके हिसाब से सेलर को तो डिलीवरी देनी होती है और पेमेंट लेना है, जबकि बायर को उस गुड्स को एक्सेप्ट करना है प्लस पेमेंट देना है। ये उसकी ड्यूटी है। इसी को हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए, मैंने इस जो डेफिनेशन है इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। ज़रूर ये आपको पसंद आएगा और ये आप अपने डेफिनेशन के साथ साथ इस डायग्राम को अपने आंसर में ऐड कीजिएगा, आपके आंसर का वेटेज बहुत बढ़ जाएगा। देखिएगा, हम मान लेते हैं ये एक पार्टी है जो कि सेलर है, एक ये पार्टी है जो कि बायर है। सेलर क्या बायर के प्रति और बायर का सेलर के प्रति दोनों की अपनी अपने प्रोमिसेस और ड्यूटीज हैं। हम मानते हैं सेलर की ड्यूटी है वो डिलीवर करेगा गुड्स को और रिसीव करेगा उस कंसिडरेशन को जिसके लिए उसने ऑफर किया उस गुड्स को, प्लस बायर क्या करेगा, बायर उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा प्लस पेमेंट करेगा उस गुड्स के लिए जो गुड्स उसने डिलीवर की है सेलर ने बायर के लिए। ये तो हो गई दोनों की बात। अब इन दोनों के बीच में कुछ बात है जो दोनों पे ही अप्लाई होती है। वो क्या है? दैट इज टर्म्स। टर्म्स का मतलब है कंडीशन या टर्म्स या शर्तें। जो कहता है टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, किस तरह से डिलीवर किया जाएगा गुड्स को और किस तरह से का उस गुड्स का पेमेंट आएगा, उसके संबंध में कुछ शर्तें हो सकती हैं जिसके ऊपर दोनों अपनी अपनी रजामंदी पेश करते हैं। इसी रजामंदी के आधार पर हम ये मानते हैं कि इस ऑफर की एक्सेप्टेंस आई है ताकि कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो इसका मतलब ये है जब भी हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल की बात करेंगे तो तीन बातें हमें याद रहनी चाहिए कि एक पार्टी सेलर होगा, एक पार्टी बायर होगा और तीसरा एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए जो भी आपकी टर्म्स हैं वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं यानी कि डिलीवरी ऑफ गुड्स कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। वो होता क्या है डिलीवरी ऑफ गुड्स? देखिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब है जिन चीज को बेचने के लिए उसने ऑफर किया था सेलर ने, उस चीज की डिलीवरी करना ताकि कि ओनरशिप और पोजीशन और रिस्क तीनों ही चीजों का ट्रांसफर हो और पेमेंट बाद में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स किस तरीके से हो सकती है। हम इसको मेजरली तीन हिस्सों में बांट रहे हैं। तीन तरह की डिलीवरी हो सकती है कभी भी चीज़ों की, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो चीज़ें हों। तो हम यहाँ पे मेनली प्रोडक्ट्स की या गुड्स की बात कर रहे हैं। तो जो गुड्स है और गुड्स भी कौन सी? मूवेबल गुड्स। केवल मूवेबल गुड्स ही काउंट होती हैं इसमें, आपको मैंने बताया था शुरुआत में। तो मूवेबल गुड्स किस तरीके से काउंट होगी वो मैं बताती हूँ कि इसकी डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होती है। तीन तरह की होगी। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, यानी जिस समय आप एक जो सेलर है वो बायर को उसके हाथ में उस चीज की सुपुर्दगी दे देगा, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। इसको कहा गया है द गुड्स आर हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू द बायर और टू हिज ऑथराइज्ड एजेंट। या तो बायर को देगा या बायर ने जो एजेंट को ऑथराइज किया होगा उसको वो दे देगा। इट हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। और इसका क्या असर आता है? इसका असर ये आता है कि बायर के पोजीशन में वो गुड्स आ जाती हैं। तो यानी कि जो एक्चुअल डिलीवरी है उसका इम्पैक्ट ये आता है कि बायर के पास में एक्चुअल पोजीशन पहुंच जाता है। ये सेक्शन 33 ने कवर किया है इसको। जैसे 31 ने तो इसकी डेफिनेशन दी थी कि परफॉर्मेंस ऑफ सेल क्या होता है और एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, उसको 33 सेक्शन ने कवर किया है। अब बात करते हैं एक दूसरे टाइप का डिलीवरी जो कि सिंबॉलिक डिलीवरी होता है। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है? देखिए, एक छोटी चीज हो, मान लीजिए कि एक डेस्कटॉप है, वो आपको उठा करके दे दिया गया और आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो ये तो एक्चुअल डिलीवरी हो गया। लेकिन मान लीजिए एक
ट्रांसफार्मर बेचा है, आपने एक मशीनरी बेची है। अब मशीनरी को उठा करके नहीं बेचा जा सकता, या आपने एक गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी को उठा करके आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा, उस गाड़ी की चाबी दे दी जाएगी, है ना। तो कुछ इसी तरीके की चीजें हैं जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। ये कहता है द गुड्स आर टू बल्की and unwieldy such as large machinery where a symbolic passing of documents or keys and the like demonstrate the transfer of goods। ये कहता है इस तरह की डिलीवरी होती है जिसमें जो वो चीज को उठा करके डायरेक्टली नहीं दिया जाता बायर के हाथों में या उसके ऑथोराइज एजेंट को, बल्कि या तो उसके डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, या फिर उसकी कोई चाबी, या फिर उसका कोई और सिंबॉलिक चीज है उसकी डिलीवरी कर दी जाती है, और ये मान लिया जाता है कि ये चीज हमने आपको दे दी, अब आपको केवल वो चीज उठानी होती है वहां से अपने एरिया के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी, यानी हाथ की हाथ में नहीं दी जाती बल्कि उसकी सिंबल से रिलेटेड वो चीजों का ट्रांसफर किया जाता है और मान लिया जाता है कि एक्चुअल डिलीवरी हो गई है। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कंस्ट्रक्टिव और डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक बायर, जैसे ये कहता है अ थर्ड पार्टी, जिसको अपन कह देंगे बेली है वो, है ना। अब बेली क्या होता है? जैसे बेलर होता है वैसे बेली होता है, किसी के पास आप अपनी चीज को रखवा दो और जिसने रखी है वो हो गया बेली, है ना। तो हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, जिसके पास गुड्स का पोजेशन है ऑफ द सेलर, सेलर ने जो चीज बेची है वो चीज उसके पास नहीं है, किसी और के पास है। पोजेशन सेलर के पास नहीं है, ओनरशिप सेलर की है, लेकिन पोजेशन उसका नहीं है, और पोजेशन किसी थर्ड पार्टी का जिसको अपन ने बेली कहा है। तो वो कहता है एट द टाइम ऑफ सेल एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। तो वो ये मान लिया जाएगा कि बायर ने उस व्यक्ति से, जिसको बेली कहा है, उस व्यक्ति से उस चीज का डिलीवरी ले लिया है। तो इसको हम कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। एक्चुअली सेलर ने खुद नहीं दी है, सेलर के पास वो चीज है ही नहीं, उसने केवल फोन कर दिया उस व्यक्ति को जो बेली है, या उसने कोई मैसेज भेज दिया उसको कि मेरा जो व्यक्ति आ रहा है आप उसको ये डिलीवरी दे दीजिए। तो ये माना जाएगा कि जैसे सेलर ने दिया है बिल्कुल वैसा ही उसके बेली ने दिया है। इसको कंस्ट्रक्टिव या अटॉर्नमेंट डिलीवरी कहते हैं। हमारे डे टू डे जो कमर्शियल लाइफ है इसमें ऐसे डिलीवरी भी होते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता कि सेलर के पोजीशन में हो चीज तभी वो बेचता है, सेलर के पोजीशन में ना भी होने पर, केवल ओनरशिप होने पर भी वो चीजों को बेच सकता है। इसमें जो डिलीवरी होती है उसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या अटॉर्नमेंट डिलीवरी। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको 3 तरह की डिलीवरी हो गई है। अब बात करते हैं रूल्स क्या है। जब भी आप चीजों की डिलीवरी करेंगे, सुपुर्दगी देंगे, तो उसमें किन किन नियमों का ध्यान रखेंगे। वो ये कहता है डिलीवरी में देयर मस्ट बी ऑफ 2 पार्टी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए। 1 पार्टी आउट ऑफ दोज 2 पार्टी शुड हैव अ पोजीशन ऑफ गुड्स। और अगर तीसरी पार्टी है तो तीसरी पार्टी के पास अवश्य रूप से उस चीज का पोजीशन होना चाहिए, जैसे अभी मैंने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में बताया। अब आगे कहता है 1 पार्टी शुड ट्रांसफर पोजीशन टू द अनदर। और ये जो एक और पार्टी हमने कहा है कि जिसके पास पोजीशन आएगा, वो पोजीशन मतलब मैंडेटरीली उस पोजीशन को वो ट्रांसफर करेगी उसको, जिसको पार्टी को हमने बायर कहा है। अब आगे कहता है दिस शुड बी डन वॉलंटरली। अपनी इच्छा से किया जाना चाहिए, कोई दबाव में नहीं। ठीक है, ये इस डिलीवरी के कुछ नियम होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं, वो मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से नियम है। सबसे कहता है पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी में ये कहता है चाहे तो वो पूरी तरह से उस गुड्स को ट्रांसफर करे, चाहे उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर करे और वो बाद में पार्शली डिलीवर कर दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी समय पूरा का पूरा डिलीवरी किया जाएगा। डिपेंड कि जैसे 200 बोरी गेहूँ अगर आप खरीद रहे हैं तो आप कहते हैं 50 बोरी तो मैं अभी ले जाता हूँ, और 50 बोरी 150 बोरी के लिए वो सेलर कह रहा है मैं आपको 10 दिन में पहुँचवा दूंगा, आपके घर ही पहुँचवा दूंगा। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। डिलीवरी के लिए हमेशा बायर अप्लाई करना चाहिए कि मुझे ये सामान कब चाहिए, कहाँ पर चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्योंकि हम डिलीवरी में मोड ऑफ डिलीवरी भी पढ़ेंगे, किस तरीके से डिलीवरी की जाएगी। यानी जब पोजीशन ट्रांसफ़र होगा तो वो बायर की क्या इच्छा है कि वो किस तरीके से फिजिकल डिलीवरी लेगा या एक्चुअल डिलीवरी लेगा, वो जो भी है वो बताएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये कहता है कि अगर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी होता है तो इंडिविजुअल पोजीशनिंग द प्रोडक्ट रिकॉग्नाइजेस दैट ही होल्ड्स द मर्चेंडाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द परचेजर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज ऑल्सो कॉल्ड अटॉर्नमेंट। इसी को हमने अटॉर्नमेंट कहा है, ये मैंने आपको अभी पहले बता दिया है। अब इसके अलावा कहता है सेलर की ड्यूटी होगी कि वो उस गुड्स की डिलीवरी करेगा।
ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हमने अभी कहा था कि अपने अपने प्रोमिसेस फुलफिल करेंगे तभी तो उसका परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो सेलर की ड्यूटी क्या है, उस चीज की डिलीवरी करना, और बायर की ड्यूटी क्या है, उस चीज की डिलीवरी को एक्सेप्ट करना प्लस उसका पेमेंट भी करना। ठीक है, तो अब ये कहता है कि सेलर की ड्यूटी रहेगी कि वो डिलीवर करे। अब एक और रूल है, टाइम ऑफ डिलीवरी, किस समय डिलीवरी की जाएगी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए आपने एक जनरल मर्चेंट को फोन करके अपनी लिस्ट दी कि मुझे इस तरह के सामान चाहिए। जब सामान चाहिए और उसने कहा ठीक है साहब मैं पहुंचा दूंगा, इस समय पे बायर ने ये कह दिया कि 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में सामान मत पहुंचाना क्योंकि घर पर कोई नहीं मिलेगा, लॉक मिलेगा, वी आर एट ऑफिस। ठीक है, तो अब ऐसे में अगर वो दोपहर के 3 बजे वो माल को भेजता है और फिर वो बाद में ये कहता है कि सर मैंने तो भेजा था, आपके घर कोई था नहीं इसलिए अब आप खुद ही लेके जाओ, तो वो बायर यही कहेगा ना कि जब मैंने कहा था कि 10 से 5 के बीच मत भेजना तो आपने 3 बजे क्यों भेजा। ठीक है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बायर की जो बात हो गई है सेलर से कि किस समय डिलीवरी होगी और किस तरीके से डिलीवरी होगी, उस चीज को सेलर को फॉलो करना ही होगा, ये नियम है डिलीवरी में। ठीक बात है, तो जिस तरीके की भी बात हो उस कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। ऐसे ही आगे कहता है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो सामान की कॉस्ट है उसके अलावा डिलीवरी कॉस्ट को कौन बियर करेगा, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, वरना कई बार डिस्प्यूट इसी बात पे हो जाते हैं कि गाड़ी से अगर सामान को भेजा है तो उसका भाड़ा कौन देगा, बायर देगा कि सेलर देगा। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये भी एक नियम है। अगर ये कहता है, एक और बात है कि अगर डिलीवरी रॉन्ग क्वांटिटी में हो जाए, मान लीजिए कि 150 बोरी गेहूं भेजना था और अब की बार आपने 100 ही बोरी गेहूं भेजा, तो ऐसे में क्या होगा। तो ये कहा जाता है अगर क्वांटिटी में कोई गलती होती है तो सेलर इज लायबल टू डिलीवर एग्रीड क्वांटिटी, जितनी बात हुई थी जिसपे सहमति आई थी उतनी क्वांटिटी को उसे सेलर को भी उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उतना भेजे। और अगर 3 तरह की वो रॉन्ग क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कम हो या फिर ज्यादा हो या फिर कोई गलत चीज चली जाए, गेहूं तो गया पर वो क्वालिटी का नहीं गया जिस क्वालिटी की डिमांड की गई थी, तो ऐसे में सेलर बियर करेगा इन सारी चीजों को और इसके लिए लायबिलिटी उसी की बनेगी। ठीक बात है। अब ये कहता है काइंड्स ऑफ डिलीवरी किस तरीके से हो सकती है, तो ये कहता है बहुत तरीके की हो सकती है काइंड्स ऑफ डिलीवरी, चाहे तो वो डायरेक्ट मंगा ले, चाहे वो अपने एजेंट के थ्रू मंगा ले, या फिर वो अपनी किसी जगह को बता दे, ऑथराइज जगह बता दे और वहां पर के उस पर कह दे कि वहां वो सामान या उस व्यक्ति को वो सामान दे दीजिए, इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, तो ये रूल्स का ध्यान रखना और टाइप्स ऑफ डिलीवरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं अपन, आपको ध्यान है मैंने लास्ट वीडियो अभी डाला था अनपेड सेलर के राइट्स और ड्यूटीज। अभी हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि बायर के क्या राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। बायर के भी राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। बायर की ड्यूटी भी अभी अभी हमने बता दिया कि उसको पेमेंट भी करना है और उस डिलीवरी को एक्सेप्ट भी करना है, और उसके पास राइट है कि अगर उसके पास गलत चीज आ जाए, कम चीज आ जाए, तो वो उसको डैमेजेस ले सकता है, उसके लिए क्लेम कर सकता है, उसको सूट फाइल कर सकता है। तो कुछ छोटी सी बातें हैं, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि ये कहता है बायर की राइट्स की बात करते हैं। सबसे पहले राइट है उसके पास रिसीव डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास एक राइट है कि जिस तरह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हिसाब से वो उसकी डिलीवरी को रिसीव करेगा। उसके पास एक और राइट है कि वो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को, जबकि कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ना आई हो। ऐसे वो कहता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, ही हैज अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे कहता है ही हैज अ राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस है उस पर तो उसका नोटिस प्राप्त करने का भी उसके पास एक अधिकार है। ठीक है, कई चीजों का जैसे इंश्योरेंस होता है, तो अगर कोई चीज सही नहीं आई है तो उसके इंश्योरेंस के क्लेम को प्राप्त करने का भी उसके पास अधिकार है। इसके अलावा उसको अधिकार है उन चीजों को चेक करने का पहले, जिससे कि वो स्वीकार करे उससे पहले उसे चेक कर ले। मान लीजिए जो माल आया है वो कहता है कि साहब मैं एक बार चेक करूंगा उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूंगा, आप छोड़ के चले जाओ और आप कह दो कि भैया हमने तो छोड़ दिया, आपको पहले चेक करना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज एक उसके पास राइट है कि वो एग्जामिन कर ले कि वो चीजें वही है ना जिस तरह का उसने ऑर्डर दिया था। इसके अलावा कहता है ही हैज अ राइट अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू स्यूट, अगर सेलर अपना वादा तोड़ता है या अनुबंध तोड़ता है तो उसके पास एक राइट है कि उसके अगेंस्ट में वो दावा कर सकता है। किस किस चीज के लिए, प्राइस के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए और रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बिफोर डेट के लिए और इंटरेस्ट के लिए। बहुत सारे बेसिस है उसके पास कि वो किन किन तरीकों से उनके खिलाफ दावा फाइल कर सकता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी कि बायर्स के राइट क्या है। अब बायर्स की कुछ ड्यूटीज भी होंगी, बहुत सारी ड्यूटीज हैं। जैसे अभी कहा कि वो डिलीवरी लेने का उसके पास अधिकार है, तो वो कहता है गुड्स को एक्सेप्ट करने का उसका जिम्मेदारी है। इसके अलावा कहता है वो डिलीवरी के लिए अप्लाई भी करे, वो कहे कि मुझे अब इस चीज की सुपुर्दगी दे दीजिए, है ना। तो अगर वो कहेगा नहीं तो वो सेलर फिर कंफ्यूज होगा कि वो चीज बिकी हुई मानी जाए या नहीं मानी जाए, पेमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, इस चीज का कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके अलावा वो कहता है
सेल जो बायर है उसकी एक ड्यूटी है कि वो अपना रीजनेबल टाइम बताए कि किस समय उसे वो डिलीवरी चाहिए। अगर वो नहीं बताता है तो फिर सेलर बाउंड नहीं है कि किस समय वो डिलीवरी भेजे और किस समय नहीं भेजे, उसे बताना चाहिए कि किस समय नहीं चाहिए। इसके अलावा वो कहता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अगर हो रही है तो उस बात को भी वो स्वीकार कर ले, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उसके हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी हो सकती है। आगे कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब चीज़ें भेजी जा रही हैं तो भेजते समय रास्ते में जो भी कोई चीज़ का रिस्क है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। अगर बायर की है तो बायर फिर बाद में मुकरे नहीं, इस चीज़ की उसकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा कहता है इंटीमेट द सेलर ऑन रिजेक्शन ऑफ गुड्स। मान लीजिए कोई चीज़ गलत आ गई है, कम आ गई है, गलत क्वालिटी की आ गई है, तो ऐसे में तुरंत इंटीमेट करना उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो सेलर को बताए कि ये ऐसा सामान आ गया है और मैंने कुछ और मंगवाया था, आपको मैं बता दे रहा हूँ, अब आप इसको माल को वापस मंगवा लीजिए। तो इस चीज़ का इंटीमेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कि इसके इंटेंशन बैड नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसके अलावा उसकी जिम्मेदारी है उस डिलीवरी को वो ले, इसके अलावा पे करे उस प्राइस को जिसके लिए उसने गुड्स को मंगाया है। और अगर ये कहता है अगर उसने चीज़ों को स्वीकार नहीं किया है तो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए उस चीज़ के डैमेजेस का भी वो भरपाई करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। इस तरह से बहुत सारे सेक्शंस में बायर के राइट्स और ड्यूटीज को बताया गया। मैं हर चीज के सेक्शन को आपको अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैंने बहुत ज्यादा सेक्शन बताए तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मेजरली आपको मेन डेफिनेशन के सेक्शन जरूर ध्यान रखने चाहिए कि किस की चीज में कौन सी डेफिनेशन किस सेक्शन से कवर की गई है। अब एक चीज बताती हूँ, जब हम परफॉर्मेंस ऑफ सेल की बात करते हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो एक इडियम्स है, हमारे लोगों ने कहा है, बड़े लोगों ने ये कहता है कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, देखिएगा, यूज ऑल योर स्किल्स व्हेन यू बाय। आप अपने पूरे कौशल और चातुर्य का इस्तेमाल करें जब आप चीज खरीदें। एंड यूज ऑल योर नॉलेज व्हेन यू सेल। और जब आप चीज को बेच रहे हैं तो अपने पूरे ज्ञान का इस्तेमाल करें। बहुत गहरी बात है, अगर आपको समझ में आती है। वो कहता है अपनी सारी ज्ञान का इस्तेमाल कर लो जब भी आप चीज को बेच रहे हो, यानी सामने वाले के माइंड रीड कर लो, फेस एक्सप्रेशन देख लो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर लो, यानी अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर लो। और जब आप खरीद रहे हो तो अपनी सारी स्किल्स लगा दो कि ये प्रिडिक्ट कर लो चीज़ अच्छी है नहीं है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा तो नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे बड़े लोगों ने एक बहुत अच्छी बात कही है और ये परफॉर्मेंस ऑफ सेल और सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सेट बैठती है कि बायर और सेलर को अपने अपने किन किन क्वालिटीज़ को यूज़ करना चाहिए जब भी सेल कॉन्ट्रैक्ट को वो साइन करें। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट को कवर किया है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।